बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 3 जुलाई 2026 को जयपुर के प्रताप नगर में शाम को तकरीबन 5:45 का वक्त था जब 45 साला नीरज शर्मा अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर पैदल अपने घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान पीछे से एक सफेद रंग की गाड़ी तकरीबन 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आती है और सीधा उन पर चढ़ जाती है। टक्कर इतनी खौफनाक होती है कि वो कई फुट दूर जाकर गिरती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। देखने में लगता है कि ये एक हादसा है, लेकिन ये एक हादसा नहीं होता। ये बाकायदा एक प्लानिंग होती है। मौत से चंद दिन पहले ही नीरज के घर की सीढ़ियों पर एक जलता हुआ नारियल, लीमो मिर्च और सुर्ख सिंदूर फेंका गया था। जाहिरी तौर पर ये किसी काले जादू या टोटके जैसा लगता था, लेकिन ये काला जादू नीरज को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि डराने के लिए था कि वो खौफ के बायस घर से बाहर निकले और जैसे ही वो बाहर आए तो उसे रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन ऐसा क्यों है, जरा ठहरिएगा और गौर से सुनिएगा। ये सब करने वाली कोई और नहीं बल्कि नीरज की अपनी ही सगी बेटी है। एक ऐसी बेटी जो अकलौती है। जी हाँ, अभी तो हमने बताया कि माँ बेटे को छोड़ने निकल रही थी कोचिंग सेंटर। दरअसल नीरज की ये बेटी नॉर्मल है, समझदार है, लेकिन बेटा दिमागी तौर पर थोड़ा कमजोर था। नीरज की माँ की तमाम उम्मीदें अपनी इस बेटी के साथ जुड़ी थी। बेटे की वजह से उनका घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। नीरज एक खुशहाल खातून थी और लोअर कोर्ट में एलडीसी थी, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क थी, लेकिन असल में वो करोड़ों रुपए की जमीन और जायदाद की मालिक भी थी। यही वजह थी कि उनके रिश्तेदार भी उनके खिलाफ थे और रिश्तेदार भी उनके वो जो उनके शौहर की साइड के थे। कुछ ही अरसा पहले नीरज बेवा हुई थी। उनके शौहर इस दुनिया से चले गए और दुनिया से जाने के बाद नीरज ने अपने घर को संभालने की कोशिश की थी। 1 साल का अरसा हुआ, उनके शौहर की पुरस्कार मौत हुई, जिसने पूरे खानदान को हिलाकर रख दिया। खानदान के वो वाहिद कमाने वाले फर्द थे। शौहर की अचानक मौत के बाद नीरज जी शदीद सदमे में थी, खुद को बहुत ही तन्हा महसूस करती। अब उन्हें अपनी बेटी के साथ साथ उस बेटे की भी परवरिश करनी थी जो ज़हनी तौर पर माजूर था। ससुराली रिश्तेदार भी उन्हें कोई खास पसंद नहीं करते थे, क्योंकि नीरज के शौहर काफी जायदाद छोड़कर गए थे। उनका हसद अपनी जगह मौजूद था। विजय जी बेसिकली लो कोर्ट में एलडीसी के तौर पर काम करते थे और वफात के बाद हुकूमत के कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के तहत जो मुलाजमत होती है वो खानदान के किसी एक फर्द को मिल सकती है। ये एक समाजी तहफ़्फ़ुज़ की स्कीम है और इसी वजह से ये उनके खानदान को ऑफर की गई और सबसे पहले घर में अगर उनकी बीवी हो तो उनका पहला हक होता है। बीवी अगर इतनी एजुकेटेड हो कि उस मुलाजमत को संभाल सके और वो करने के लिए राजी भी हो, वरना फिर उनकी औलाद में से किसी को दिया जाता है। अब जिस वक्त ये स्कीम ऑफर होती है उस वक्त ये पहले तो इस स्कीम के तहत इस नौकरी को नहीं करना चाह रही होती और उनकी बेटी बहुत शिद्दत से ये नौकरी करना चाहती है, तो वो उसका नाम देने वाली होती हैं। लेकिन उनके भाई उनको समझाते हैं कि अभी काफ़ी ज़िंदगी पड़ी है, तुमने अपने बेटे को भी संभालना है, कल को तुम्हारी बेटी की शादी हो गई, तुम्हारे लिए काफ़ी मसाइल हो जाएंगे। ये सब सुनकर नीरज आकर अपने भाई राकेश के मशवरे को मानती है और नौकरी खुद ले लेती है। दरअसल वो अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सोच रही होती है। इस वक्त आयुषी ने सिर्फ 12वीं जमात पास की थी और उसे मजीद तालीम हासिल करनी थी। तो माँ ने सोचा कि अभी बेटी और पढ़े, मुमकिन है शादी के बाद वो नौकरी ना जारी रख सके, तो क्यों ना ये नौकरी मैं ही कर लूं। नीरज को अपनी और अपने बेटे की ज़रूरियात और देखभाल का ख्याल रखना होता था और उसको आगे माली मदद की ज़रूरत भी होनी थी। यही सोचकर मुलाजमत उन्होंने खुद ही संभाल ली। लेकिन इस फैसले पर आयुषी अपनी माँ से सख्त नाराज हुई। दोनों के दरमियान रोज झगड़े होने लगे और आखिरकार आयुषी ने अपनी माँ और भाई के साथ रहना छोड़ दिया और वो जयपुर में अपने चचा मोहन के साथ रहने लगी। कहा यह भी जा रहा है कि जहां पर आयुषी रह रही थी वो दरअसल उसके बाप का एक पुराना घर था, पुराना मकान था, जहां उसका कजन बलराम भी उसके साथ रहता था, जो कि उसके चचा का बेटा था।
ये वही बलराम था जिसके साथ ये अपने बाप को भी लेकर हॉस्पिटल जाती थी। और वो एक ऐसी कहानी है जिसे आप सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन पहले हम वापस आते हैं इसकी माँ की तरफ, यानी कि नीरज की तरफ। अब जब माँ ने साफ इनकार कर दिया कि नौकरी तो वो ही करेगी, तो आयुषी ने एलएलबी में दाखिला ले लिया। आयुषी के साथ साथ उसका कजन बलराम जो है वो भी वहीं पढ़ने लगा। आयुषी ने अपनी माँ को रास्ते से हटाने का ख्याल अपने कजन से जाहिर किया। आयुषी दरअसल शॉर्टकट चाहती थी। उसकी माँ 45 साल की उम्र की थी और वो चाहती थी कि माँ की जगह वो इस नौकरी पर आ जाए। वक्त के साथ आयुषी अपने चचा मोहन के साथ और करीब आ गई। दोनों की नफरत नीरज यानी कि आयुषी की माँ से थी। मोहन को भी जायदाद चाहिए थी जो वो समझता था कि उसका हक है क्योंकि वो उसके भाई की है, और आयुषी को जायदाद और सरकारी नौकरी दोनों चाहिए थे। दोनों ने मिलकर एक ऐसा मंसूबा बनाया जिससे दोनों के मकसद पूरे हो जाए। अगर नीरज किसी वक्त मर जाती तो उसकी सरकारी मुलाजमत उसके बच्चों को मिलती। ये सरकारी कानून था। चूंकि उनका बेटा खसूसी जरूरियात का हामिल था तो वो तो ये नौकरी करने के काबिल नहीं था, तो सीधी सीधी ये नौकरी आयुषी की झोली में गिर जानी थी। इस लालच में आयुषी ने अपनी ही माँ के कत्ल की मंसूबाबंदी की। सबसे पहले उसने अपने कजन बलराम से इस बारे में बात की और फिर चचा मोहन को भी इस मंसूबे में शामिल किया। फिर इन्होंने इस काम के बदले कुछ जमीन किसी को देने की पेशकश की जिसकी तकरीबन कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जाती है। 5 किराए के कातलों को इस मंसूबे में रखा गया। अब 20 साला हेमंत शर्मा उनकी टीम का सरबराह था। इसमें आकाश शर्मा भी था, मोहित शर्मा था, रोहित यादव था और अरुण शर्मा था। अब ये चाहते थे कि ये कोई सड़क पर होने वाला हादसा लगे ताकि किसी को शक ना हो। तो इस मकसद के लिए मोहित शर्मा कई महीनों तक नीरज जी यानी कि आयुषी की माँ की रोज की सरगर्मियों का नजर रखता था। उसने नोट किया कि वो तकरीबन रोज 4:30 बजे अपने बेटे को एक कोचिंग सेंटर छोड़ने जाती है। एक दिन इन लोगों ने एक गाड़ी किराए पर ली और उसे टक्कर मारने की कोशिश की। उस दिन वो बाल बाल बच गई। इस वाकये के बाद नीरज को शक हो गया कि कोई उसकी जान का दुश्मन है, इसलिए उसने अपने घर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए और कुछ दिनों तक उसने खुद को घर तक महदूद रखा। चंद हफ्तों के बाद 27 जून को उनके घर की सीढ़ियों पर जलता हुआ नारियल, सिंदूर, लीमू मिर्च और दीगर अशिया फेंकी गई, जिन्हें ज्यादातर आम हाउस होल्ड में काले जादू का हिस्सा समझा जाता है। दरअसल ये उसे खौफजदा करने के लिए था कि वो अपने घर से बाहर निकले और इसी तरह से कातलों को उसे दोबारा हासिल करने का मौका मिल जाए। लेकिन उसके बावजूद वो घर से बाहर नहीं निकलती। शायद वो बहुत डर गई थी। आखिरकार 3 जुलाई को कातलों ने एक सफेद गाड़ी किराए पर ली। आकाश गाड़ी चला रहा था जबकि अरुण उसके साथ बैठा था। मोहित अलग से एक मोटर बाइक पर मुसलसल नीरज की नकलो हरकत को गौर कर रहा था। उस दिन नीरज अपने बेटे को छोड़ने आखिरकार कोचिंग सेंटर के लिए निकलती है। तभी ये गाड़ी जानबूझकर तेजी से आती है और उसे टक्कर मारती है। शदीद टक्कर के बायस वो मौके पर ही दम तोड़ देती है और तमाम हमलावर वहां से फरार हो जाते हैं। इब्तिदा में ये काम हिट एंड रन केस लग रहा था, लेकिन नीरज के भाई राकेश को शुरू से शुबा था कि इस कत्ल के पीछे आयुषी और उसके चचा है, क्योंकि वो दोनों के दरमियान जायदाद और नौकरी के तनाजे से वाकिफ था। बहन ने कई बार ये तमाम मामलात उसे बताए, लेकिन बहन कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी बेटी इसमें शामिल होगी। उसको उसके चचा पर शक था। ये बात भी वो अपने भाई को बता चुकी थी। इन तमाम बातों को जब उसके भाई ने जोड़ना शुरू किया और आयुषी का हर वक्त का चचा के साथ रहना उसने नोट किया, तो उसने फिर एक FIR दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का जब जायजा लिया तो वाज़ेह हुआ कि यह हादसा नहीं है बल्कि एक मंसूबाबंदी है। एक गाड़ी जिस तेजी से आती है और वो करती ही सिर्फ अटैक नीरज को है। नीरज को गिराने के बाद वो वहां से फौरन ही भाग जाती है। इसके बाद नीरज के घर से काले जादू में इस्तेमाल होने वाली अशिया भी मिली। उसके बाद एक मोटर बाइक को नोट किया गया जो मुसलसल नीरज का ताकुब कर रहा था, जिससे ये चीज फाइनल हो गई कि वाकईतन नीरज को मारने के लिए प्लान किया जा रहा था। उसके बाद नीरज को पहले भी मारने की कोशिश की गई। ये मामला भी उनके सामने आया और फिर पुलिस ने इस केस को एक्टिवली देखना शुरू कर दिया।
अब फाइनली इस गाड़ी को ट्रेस करने की कोशिश की गई तो मालूम हुआ कि ये गाड़ी हेमंत शर्मा ने 35,000 रुपए लेकर किराए पर ली थी। अब इस सुराग की बुनियाद पर पहले पुलिस पहुंचती है हेमंत शर्मा, फिर मोहन स्वरूप, बलराम और दीगर मुलजिमान पर। मोहन ने फिर आखिरकार पुलिस तफ्तीश में इतराफ किया और पूरी साजिश बताई कि आयुषी ने रचाई थी। पुलिस ने आयुषी को गिरफ्तार किया, वीडियो फुटेज और दीगर शवाहिद दिखाए। पुलिस के मुताबिक उसके चेहरे पर किसी किस्म की नदामत नजर नहीं आती थी। बाद नीरज जी के भाई राकेश कुमार शर्मा, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि आयुषी अपने वालिद विजय शर्मा की मुश्तबा मौत में भी मुलविस हो सकती है। उन्होंने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक के बाद आयुषी और उसका कजन बलराम विजय जी को एक नामालूम अस्पताल ले गए। दरअसल जब इनके वालिद को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, उसके बाद वो घर वापस आए। अब वो सेहतियाब हो रहे थे, लेकिन आयुषी अपनी मां को बताए बगैर अपने कजन बलराम के साथ उन्हें एक अननोन हॉस्पिटल ले जाती है। मां पूछती है कहां पर है, तो वो कहती है तुम परेशान ना हो, मैं उसको देख लूंगी, तुम भाई का ख्याल करो। 3 माह गुजर जाते हैं, बाप घर नहीं आता। मां परेशान होती है और एक दिन अपने भाई को बुलाती है, बेटे को किसी के हवाले करती है और जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां पर बाप अजीबोगरीब हालत में होता है। पता लगता है कि तमाम गुर्दे सब कुछ जवाब दे चुका है और हैरत अंगेज बात यह है कि उसको तो अभी अस्पताल में जमा हुए कुछ ही दिन हुए हैं, तो 3 महीने से वो किधर था। इसी दौरान में उसका इंतकाल हो जाता है। ये तमाम चीजें बड़ी ही मशकूक होती हैं। जब अपनी बेटी से पूछती है तो कहती है कि बाप की हालत बहुत खराब थी, मैं तुम्हें देखती थी कि तुम बहुत परेशान हो, भाई का हर वक्त ख्याल करने में मसरूफ रहती हो, तो मैं और बलराम उनकी टेक केयर कर रहे थे। हमारी कोशिश थी कि उनको तमाम मेडिकल फैसिलिटी घर में प्रोवाइड की जाए, लेकिन आखिर जब डॉक्टर्स ने जवाब दे ही दिया तो फिर हम उनको आखिरी कोशिश के लिए हॉस्पिटल ले आए। तमाम बातें उसकी वालदा को एक्सेप्ट तो नहीं हो रही थी, लेकिन चूंकि उनकी बेटी थी, वो सोच भी नहीं सकती थी कि बेटी बाप के साथ ऐसा कर सकती है, और उन्होंने वो सब कुछ मान लिया जो बेटी आयुषी उन्हें बता रही थी। इसके बाद वो तमाम वाकयात हुए जो आपके सामने हैं। अब आयुषी जो है उसे पकड़ा गया। जब उसे पकड़ा गया तो उसके चेहरे पर कोई नदामत नहीं थी। फिर उसने कहा कि मेरी माँ सारा वक्त अपने भाई को दे देती थी और ये चीज़ उसे बहुत तकलीफ देती थी। उसने पढ़ा इतना नहीं था और उसकी कोशिश थी कि उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाए ताकि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे। उसे ये भी दुख था कि बाप की सारी जायदाद तो माँ ही ले गई। कहती है कि सारी जिंदगी मुझे कभी वक्त नहीं मिला, मुझे अपने भाई से मोहब्बत तो बहुत है, लेकिन मैं हमेशा निगलेक्ट हुई। मुझे अपना खानदान पसंद ही ना था। माँ और बाप को भाई के आगे कोई नजर ही नहीं आता था। मुझे ऐसे माँ बाप नहीं चाहिए थे। अभी भी इन इल्जामात की तहकीकात जारी हैं। अदालती तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हुई। इस केस में कुछ चीजें अभी आनी बाकी हैं। हतमी फैसला अदालत ही करेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।